इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय और पुस्तकालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रवि लामिछाने कर रहे थे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और संगठन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर विचारों का आदान प्रदान करना बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर कई राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, पार्टी संगठन के संचालन और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत नेपाल के राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। So this is the that's great. Yeah. And Modi ji visited the type. This is a one. Also 1961 to 67, 68 to 71. How Recent one. Which is the recent one? This Modi 2. Is this the one? Yeah. in the public domain? So anybody can access our books, and they can also ask for new books. So 1899. दिल्ली के द्वारका मोड़ चौराहे के पास हुई हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी और फील्ड स्तर पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और वारदात के बाद उनके भागने के रूट का पता लगाया जा सके। जांच अधिकारी घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों की गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस स्थानीय बैकवेंट हॉल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक हुई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे आयोजनों वाले क्षेत्रों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्दी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कानपुर देहात पहुंचे संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संजय निषाद ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए कहा कि पार्टी पर अब ऐसा लेवल लग चुका है कि वह दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जिसे डूबना होगा वही कांग्रेस को सीटें देगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस की नीतियों के विरोध में हुआ था, लेकिन आज वही उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वही सपा विधायक अबू आजमी के यूपी में धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जाने संबंधी बयान पर भी संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान होने वाली हिंसा और अपराधों पर बयान देने के बजाय एनकाउंटर पर राजनीति की जा रही है, जो दोहरी राजनीति का उदाहरण है। सीट दे के डूब गए। बिहार बहुत गलत है, क्योंकि एक तरफ कहेंगे कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, दूसरे तरफ आप इस तरीके से त्योहार पर किसी को छुरा घोपेंगे, उस पर बयान नहीं देंगे। क्यों नहीं मौलाना बयान देना चाहिए ना, आखिर उनको देना चाहिए था। और जैसे जैसे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। यही तो है दोगला राजनीति, इसी को कहते हैं ना, दोहरा चरित्र। देखो ट्रक के पीछे एक लिखा रहता है सटला तक गैला, तो वही है, जितना सटेंगे कांग्रेस डूबती हुई जहाज है, पाप का घड़ा है। और अपने तो कांग्रेस डूबी रही है, उसका एक लेवल लग गया कि हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो एक बार दिया था 2017 में 100 सीट तो दिया था ना, देख लो क्या दशा हुई उनको है।
100 सीट दे के डूब गए। बिहार में देखो दे के क्या किया इन लोगों ने। तो जिसको डूबना होगा वो कांग्रेस को सीटें देगा, खत्म करेगा। ये तो सोचना समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ ही समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ की प्रदेश और देश में एक अलग पहचान है और उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि उनकी वैचारिक पहचान बनी रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप ही बयान देते हैं। वहीं आगामी 2027 विधानसभा चुनाव और विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि सीटों का बंटवारा केवल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जो पार्टी जीत सकती है उसे वहां मौका मिलना चाहिए। के लिए इस प्रदेश के सभी, देखिए ऐसा है, सीट का बंटवारा जीत के आधार पर होना चाहिए। सीट का बंटवारा सीट के आधार पर नहीं बल्कि जीत के आधार पर, कौन पार्टी कहां से जीत पाएगी। क्योंकि 27 में पीडीए की सरकार बनना इस प्रदेश के जनमानस के लिए, इस प्रदेश के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और सभी सम्मानित प्रदेशवासियों के लिए जरूरी है। जनता इस सरकार चूक चुकी है। इस सरकार में तबाही, बर्बादी, महंगाई के अलावा कुछ है ही नहीं है। जनता अब बोझा नहीं सहन कर पा रही है। माननीय योगी जी की एक पहचान है, माननीय योगी जी की एक पहचान है, प्रदेश में है, देश में है, एक पहचान है। तो उनको इस बात का फिक्र रहता है कि हमारी जो पहचान है कि हम किस विचारधारा के नेता हैं, तो उनको इस बात का फिक्र रहता है कि हमारी पहचान न खत्म होने पावे। तो इसलिए पहचान को सेव करने के लिए इस तरह का बेबुनियादी बयान देते रहते हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने गाजियाबाद एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन यह एनकाउंटर हुआ था उसी दिन से वह इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून की एक तय प्रक्रिया है। उनके अनुसार किसी भी आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच और मुकदमे की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और उसके बाद अदालत यह तय करे कि उसे क्या सजा दी जानी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था, देखिए अबू आसमी क्या, हम तो जिस दिन इनकाउंटर हुआ उसी दिन से इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये पक्षपाती इनकाउंटर है। सवाल ये है कि लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो व्यवस्था ये है कि पहले मुजरिम को पकड़ा जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उस पर एफआईआर की जाती है, मुकदमा लिखा जाता है, फिर वो कोर्ट जाता है, कोर्ट उस पर तय करता है कि उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। डायरेक्ट अगर पुलिस को ये अथॉरिटी है कि वो किसी का भी इनकाउंटर कर दें या किसी भी सरकार को ये अथॉरिटी है कि किसी का भी इनकाउंटर कर दें, तो फिर ये जुडिशरी पर लाखों अरबों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो वो इसको बंद कर देना चाहिए। इसकी कोई वजह नहीं रह गई है, ऑन स्पॉट फैसला करना है। तो इसलिए ये जो पक्षपाती फैसले होते हैं उन पर सवाल है। कांगड़ा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जितना रेल विकास कांग्रेस सरकारों के 70 वर्षों में नहीं हुआ, उससे अधिक काम पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विभिन्न रेल परियोजनाओं और प्रदेश के रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर लगातार रेल मंत्रालय के समक्ष मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने समय समय पर रेल मंत्री से मुलाकात कर हिमाचल से जुड़े रेल विकास के विषयों को प्रमुखता से रखा है। सांसद ने दावा किया कि केंद्र सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास और बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके लिए अगर आप हिमाचल में कुल रेल नेटवर्क को देखें, जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा
पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाई राजीव भारद्वाज जी के साथ हमने रेल मंत्री जी के साथ बार बार विषय उठाए हैं। एक तो इन्होंने प्रमुखता से विषय उठाया था ब्रॉड गेज रेलवे लाइन करने का पठानकोट से जोगिंदरनगर की, जिसके लिए सर्वे भी मंजूर हुआ, सर्वे पूरा भी हुआ। अब उसके लिए प्रयास है कि उसके लिए पैसे मिल पाएँ। दूसरा है भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, जिसके लिए पहले ही लगभग 6,798 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, खर्च कर दिया गया और अगले साल के अंत तक बिलासपुर में रेलवे लाइन पहुंच जाएगी। लेकिन राज्य की सरकार की ओर से केंद्र सरकार का 2,000 करोड़ रुपए की देनदारी आज भी खड़ी है। अगली खबर की ओर। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूर्य हत्याकांड को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा है कि हत्या किसी की व्यक्ति की हो उसे समान गंभीरता से देखा जाना चाहिए और सरकार को सभी मामलों पर एक जैसा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्य हत्याकांड के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी है, लेकिन अन्य चर्चित हत्या और अपराध के मामलों पर भी जवाब दिया जाना चाहिए। मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि अलग अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के मामलों पर समान रूप से चर्चा और कार्रवाई क्यों नहीं होती। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हत्या होती है और कानून के सामने सभी मामलों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से सभी अपराधों पर एक समान संवेदनशीलता और कार्रवाई की मांग की है। की अनुमति देती विराम कैसे लग जाएगा? गौ माता अगर गौ माता है तो क्या 14 साल तक ही गौ माता रहेगी? बंगाल सरकार ने 14 साल के बाद काटने की अनुमति देती तो क्या 14 साल बाद गौ माता नहीं रहेगी? आप काटने की परमिशन क्यों दे रहे हैं? क्यों बीफ एक्सपोर्ट बैन नहीं करते? आप काटने की परमिशन क्यों दे रहे हो? बैन करिए। उसका पुलिस ने एनकाउंटर करके मार दिया, लेकिन दूसरा जो एथलीट त्यागी लड़का है उसका भी पता कर लेते, उसका क्या हुआ? वो भी तो दोस्ती के नाम पर मारा गया, तो उसके बारे में क्यों नहीं दो लफ्ज बोल सकते आप? जो रंगदारी के नाम के ऊपर गाजीपुर में मारा गया उसके ऊपर क्यों नहीं बोल पाते? जो बच्चे को पटक करके मार दिया उसके ऊपर क्यों नहीं बोल पाते? लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने कई समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जगतगुरु की भविष्यवाणी, समाजवादी पार्टी द्वारा राजनीतिक विरोधियों को गद्दार कहे जाने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरक्षा संबंधी टिप्पणियों और फाजिल नगर के नाम परिवर्तन जैसे विषयों पर अपना पक्ष रखा। सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास, सांस्कृतिक विरासत और जनभावनाओं के अनुरूप फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस राजनीतिक संवाद में मर्यादा और तथ्यों का पालन होना चाहिए। मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश हित में लिए गए फैसलों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पूरा देश जानता है और जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक परसेप्शन बना है वो इसी दिशा में है कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं समझता हूं कि उन्होंने आदरणीय श्री राम भद्राचार्य जी ने बहुत सूझबूझ के परिचय देते हुए ये बात कही होगी। और समाजवादी पार्टी का तो ये पूरी तरीके से चरित्र ही है कि ऐसे लोगों को अपमानित करना, इस तरीके की भाषा जो किसी संत के लिए और ख़ास तौर से आदरणीय राम भद्राचार्य के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक तरीके से विकलांगों को समर्पित कर दिया, दिव्यांगों को समर्पित कर दिया और हजारों लोगों को उन्होंने किसी न किसी रूप में राहत देकर और उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उन जैसे संत के लिए इस प्रकार की भाषा, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी बर्दाश्त की जाए वो कम है। बस्ती में मौसम में बदलाव के चलते बच्चों की सेहत पर असर देखने को मिल रहा है। जिले में बच्चों में दस्त और वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। जिला अस्पताल में फिलहाल करीब 35 बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज बाल रोग विभाग में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव और संक्रमण के कारण छोटे बच्चों में यह समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम ने बताया कि अभिभावकों को बच्चों की
साफ सफाई और खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे संक्रमण से बचाव किया जा सके। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी मरीजों को आवश्यक उपचार दिया जा रहा है और स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। जैसा कि सभी को पता है गर्मी जिस तरीके से है, तो बच्चे ज्यादातर जो अभी भर्ती हो रहे हैं वो डायरिया, लूज मोशन और वॉमिटिंग की कंप्लेन के साथ भर्ती हो रहे हैं। अभी हमारे पास इस वक्त अस्पताल में 35 बच्चे भर्ती हैं और ओपीडी चल ही रही है और इमरजेंसी भी चल रही है, तो वहाँ से और भी बच्चे लगातार आ ही रहे हैं। तो उनमें ज्यादातर जो बच्चे आते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनमें किसी में डिहाइड्रेशन तो नहीं, कि पानी की कमी तो नहीं हो गई। तो हमारा जो ये अप्रोच होता है कि सबसे पहले उन बच्चों में जिनमें पानी की कमी हो गई है उस कमी को पूरा किया जाए, उसके बाद जो और दिक्कतें हैं साथ में वो उसका उसी समय इलाज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला इस मौसम में जो हमारा प्रयास होता है वो कि डिहाइड्रेशन के साथ जो बच्चे आ रहे हैं उसको सबसे पहले पूरा किया जाए। अब उस चीज के लिए हमें अगर जो बच्चे ORS ले सकते हैं उनको ORS देना पड़ता है, जो नहीं ले पाते हैं उनको हमें IV फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है। लखनऊ में संदीप सिंह हत्याकांड में उत्तर प्रदेश STF और PGI पुलिस लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश यादव और उसके एक साथी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। बरामद वाहनों में एक फॉर्च्यूनर कार भी शामिल है, जिस पर समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगा हुआ पाया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह वाहन और स्टिकर किस उद्देश्य से लगाए गए थे और इनका किसी राजनीतिक या अन्य नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे और खुलासे हो सकते हैं। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मनावा गांव से आया एक पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठ गया। परिवार का आरोप है कि कई बार पुलिस अधीक्षक से मिलने का प्रयास करने के बावजूद उन्हें मुलाकात का अवसर नहीं दिया गया। पीड़ित महिला महिमा तिवारी ने गांव के ही 3 लोगों पर गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, छेड़खानी और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि आरोपित अक्सर उन्हें और उनके परिवार को परेशान करते हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि 31 मई को आरोपितों ने उनके साथ अभद्रता की और विरोध करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। न्याय की उम्मीद लेकर महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची। परिवार का आरोप है कि पुलिस कार्यालय में भी उनकी बात सुनने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पीड़ितों ने कुछ पुलिसकर्मियों पर मोबाइल छीनने और धक्का मुक्की करने के भी आरोप लगाए हैं। भाई हमारा कहता था हमारी खेती छोड़ दे, नहीं देता है, चिंता ने चौकी जाता था भाई हमारा। कौन लोग हैं जो जूते हैं? वो कृष्ण मोहन कोटेदार है, हमारे परिवार के हैं, चाचा सगे लगते हैं, जबरदस्ती खेती जोते हैं। भाई हमारा रोज था राशन कार्ड बनाता, राशन मांगे तो मारते थे, खेती के लिए तो कहता था तब मारते थे उसको। भाई हमारे कह रहे हैं मैडम से नहीं मिलाएंगे, 10 बार आ चुके, हमको मिलने नहीं दिया जाता है, तमाम दे आ चुके हैं, ऐसे भगा दिया जाता हमको। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों और मूलवासियों का धर्म परिवर्तन कर सरना और सनातन परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चंपई सोरेन ने विशेष रूप से पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए दावा किया कि यहाँ मंदिर और जाहिर स्थानों की संख्या कम है, जबकि चर्च और मस्जिदों की संख्या अधिक दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और मूलवासी समाज के अस्तित्व, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना समय की मांग है। पूर्व मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कराने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों और पहचान को बचाने के लिए सजग है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा उन्होंने पहले उठाया था, जो बाद में राष्ट्रीय बहस का विषय बना। आदिवासी अपना मानता है सर, कभी झगड़ा नहीं, लेकिन ये जो नेशन लोग
या टोटल सामाजिक व्यवस्था परिवार को बदल देता है। हमने विदेश में कैसे करके जनजाति को समाप्त हुए, 1845 में यहाँ शुरू हुआ और आज 5000 किसु बन गया। सिमडेगा जैसे जगह में सान्ना मसना में ताला लग गया और इस बात को भी हम जिक्र किया है। 71 जमीन आदिवासी का, माइनॉरिटी का, नहीं ईसाई लोग के लिए नहीं। कैसे वहां पर स्कूल कॉलेज बन गया, इसको जांच होगा और सबको छुड़ा देंगे। हमारा जाहिर स्थान है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, वहां भी है लेकिन चिन्हित नहीं है। वहां भी पूजा होता है, मनसा पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, गणेश पूजा होता है। इधर आदिवासी लोग भी अपना पूजा करते हैं। कभी एक दूसरे से अच्छा संबंध है, कभी विवाद नहीं हुआ, लेकिन मिशन आके यहाँ पर सारा जिक को ढांक करके गिरजाघर बना। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।